आज फिजिक्स का अगला चैप्टर लेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ससंजक बल की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ससंजक बल की। ससंजक बल, इसको कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं। जब एक जैसे अणु पास पास होते हैं, ये हमेशा सेम अणु के बीच लगेगा। जब एक जैसे अणु जब पास पास आते हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण का बल लगता है, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो इस तरह के बल को ससंजक बल कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, होगा ये आकर्षण का ही, बल आकर्षण ही होगा और समान अणुओं के बीच होगा। ये दो पॉइंट हो गए, समान अणुओं के बीच होगा और आकर्षण का बल होगा। जैसे कि पानी की बूंद के पास पानी की बूंद आ गई, पारे की बूंद के पास पारे की बूंद आ गई, दोनों तरफ कण सेम है। शहद की बूंद के पास में शहद की बूंद आ गई, तो इस तरह से जो लगेगा बल वो ससंजक बल होगा। अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अब इसके कुछ अनुप्रयोग जैसे करते हैं। ससंजक बल ज्यादा हो जाने पर क्या होगा? अब ये खुद अपने दिमाग में सोचिए, एकदम से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया कीजिए। अगर ससंजक बल ज्यादा हो गया तो क्या होगा? और कम हो गया तो भी क्या होगा? ये दोनों बातें पूछ सकता है। अगर दो अणुओं के बीच में जब ये बल लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो अगर दीवार के किनारे अगर है, अगर इसके बराबर में दीवार है, जैसे कि ये एक कांच की दीवार है, तो ये कण तो हैं पानी के, या दोनों कण हैं मान लीजिए पारे के। तो ये क्या होगा? ये कांच की दीवार से चिपकेगा नहीं। यानी ससंजक बल अगर ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में ज्यादा होने पर ये दीवार से चिपकेगा नहीं। ये चेंज हो जाएगा। अगर ससंजक बल अगर ज्यादा हो गया तो, और ससंजक बल लगता है सेम अणुओं के बीच। अगर ये कम हो गया तो ये दीवार से ज्यादा चिपकेगा। और एक पॉइंट इसमें और बन जाएगा ससंजक बल में, कि जो ससंजक बल होता है इसी की वजह से पृष्ठ तनाव होता है। यानी पृष्ठ तनाव का जो कारण है, पृष्ठ तनाव हम आगे चल के पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव का जो कारण है वो मेन ससंजक बल ही होता है। ससंजक बल की वजह से ही किसी द्रव में पृष्ठ तनाव होगा। पीछे पढ़ा था कि पृष्ठ तनाव की वजह से ही कोई सुई पानी पर तैरती है। ससंजक बल के वजह से ही पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव किसकी वजह से हुआ? ससंजक बल की वजह से। और पृष्ठ तनाव की वजह से वो जो सुई थी वो तैर रही थी। तो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए।
और आपने ये भी देखा है कि पौधों में जो पानी ऊपर चढ़ता है, एक क्वेश्चन यहां भी आ जाएगा, पौधों में जो पानी ऊपर चढ़ रहा है वो किसकी वजह से चढ़ता है? उसमें एक कारण ये होता है कि ये कण एक दूसरे को खींचते हुए चले जाते हैं। किसकी वजह से? ससंजक बल की वजह से। तो ससंजक बल का एक कारण पौधों में पानी ऊपर चढ़ना भी होता है। एक तो हमारा ये एग्जाम्पल हो गया, पौधों में पानी ऊपर चढ़ता है किसकी वजह से? ससंजक बल की वजह से। दूसरा हो गया, सुई क्यों तैरती है पानी में? तो उसमें ससंजक बल नहीं लगाएंगे, पहले पृष्ठतनाभ लगाएंगे। अगर ऑप्शन पृष्ठतनाभ नहीं है तो ससंजक बल भी लग जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से पृष्ठतनाभ होता है और पृष्ठतनाभ की वजह से सुई तैरती है। अगर ये ससंजक बल ज्यादा हो गया तो ये दीवार से नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि ये कण ही आपस में खींच लेगा। आपने देखा है कि पारे को अगर हम बखेर दें तो ये छोटी छोटी बूंदों में बिखर जाता है पारा। क्यों? ये इसी वजह से है क्योंकि इनके बीच में ससंजक बल ज्यादा है। एक बूंद अगर इसके पास और आ जाए तो ये पूरी बड़ी बूंद बना लेती है, क्योंकि ससंजक बल ज्यादा है इनके बीच में। अगर नीचे कोई सतह है तो ये सतह पर नहीं चिपकेगा, सतह से इसका कोई मतलब नहीं है। पारा तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता सतह पर। तो ये हो गया ससंजक बल। अब इसमें दूसरा लेते हैं, असंजक बल। असंजक बल डीहेसिव, एडहेसिव। क्या करेगा ये? एक जैसी कण नहीं होंगे इसमें। एक अणु होगा किसी और चीज का और दूसरा अणु होगा किसी और चीज का। तो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल लगेगा, इसमें भी आकर्षण ही। भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो पहली बात हो गई, ये भिन्न भिन्न अणु के मध्य लगेगा। और दूसरी बात हो गई, आकर्षण का होगा ही, ये आकर्षण बल होगा और भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य लगेगा। ये होगा एडहेसिव। अगर ये ज्यादा हो गया, एडहेसिव ज्यादा होने पर, एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? उसका उल्टा कर दीजिए। वो द्रव दीवार पर चिपक जाएगा, वो द्रव दीवार पर चिपक जाएगा। जैसे अभी यहां पर अगर हमने कोई दीवार लगा दी, इसके बराबर से कोई अगर दीवार हमने खड़ी कर दी, तो इस दीवार पर अगर ये आपस में ये कम है, मान ली ये वाला जो है आपस में फोर्स कम है, तो ये इस पर चिपक जाएगा, दीवार पर चिपक जाएगा। आपस में लगने वाला बल कौन सा होता है? ससंजक बल। ससंजक तो हो गया कम और आसंजक हो गया ज्यादा, तो आसंजक ज्यादा होने पर चिपक जाएगा। तो कोई चीज कब चिपकेगी? सीधा सीधा आप ये कर लीजिए, चिपकने के लिए क्या चाहिए? उनके बीच में जो आसंजक है वो ज्यादा होना चाहिए ससंजक से। अगर अन्य सतह पर कोई चिपक जाती है, या ये कह सकते हैं कि वो भीग जाती है सतह, किसी भी द्रव से कोई सतह भीग जाती है, इसका मतलब हुआ असंजक बल ज्यादा है ससंजक बल की अपेक्षा। और अगर ये कहे कि वो गोलियां बना लेती है, तो उस कंडीशन में ससंजक बल ज्यादा है असंजक से। तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे से कंफ्यूजन से होते हैं। एक को कर लीजिए, दूसरा उसके अपोजिट अपने आप हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, एक आध एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि पानी, कांच।
कांच पर पानी है तो कांच के अणु और पानी के अणु अलग अलग हैं, असंजक लगेगा। यहां पर क्या होगा, असंजक बल ज्यादा हो जाएगा, पानी पानी के अणु के बीच लगने वाले ससंजक से ज्यादा हो जाएगा, तो कांच भीग जाता है। पारा और कांच दोनों के बीच में लग तो असंजक ही रहा है, लेकिन पहली वाली कंडीशन में क्या है, यहां पर आसंजक ज्यादा है ससंजक से, तो क्या हुआ, चिपक गया। और यहां पर ससंजक ज्यादा है आसंजक से। क्लियर हो गया। अगर आसंजक ज्यादा होगा तो चिपक जाएगा, ससंजक ज्यादा होगा नहीं चिपकेगा, पारा नहीं चिपकता है कांच पर। लेकिन दोनों के बीच में असंजक बल लग रहा है, भिन्न अणुओं के बीच में असंजक लगेगा, ये दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसे इंक कागज को भिगो देती है, कागज पर चिपक जाती है, गोंद कागज पर चिपक जाता है, तो गोंद और कागज के बीच लगने वाला भी इसी तरह का बल हो गया। आपने ये भी देखा है कि नायलॉन की अपेक्षा सूती कपड़े से प्लेट, भीगी प्लेट को साफ करते हैं तो वो जल्दी साफ हो जाती है, उसका कारण भी यही है, असंजक बल उसमें ज्यादा होता है। वो भी लिख लीजिए, नायलॉन की अपेक्षा सूती कपड़े से प्लेट साफ की जाती है, तो वहां भी असंजक बल ज्यादा होता है। जब भी असंजक बल ज्यादा होगा तो सतह पर वो चीज चिपक जाएगी, और ससंजक बल ज्यादा होगा तो सतह पर नहीं चिपकेगी। ये हो गया ससंजक असंजक। अब बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगर लिखा हुआ अच्छा लग रहा है तो लिखिए चैट में कुछ अच्छा लग रहा है, पहले से क्वालिटी और बेटर है या नहीं, लिखिए चैट में लिखिए। एक बर्तन में हमने द्रव ले लिया, एक बर्तन में हमने द्रव ले लिया, कोई भी द्रव ले लिया, पानी ले लिया। हमें मालूम है कि जो द्रव के कण हैं, द्रव के जो कण हैं, वो कण आपस में जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इधर उधर गति करते रहते हैं, और आपस में टकराते भी रहते होंगे। जब गति करेंगे तो आपस में टकराते भी रहेंगे। टकराने की वजह से कुछ कणों की ऊर्जा कम हो जाएगी और कुछ की ज्यादा हो जाएगी। जिनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है वो कण सतह पर जाते हैं और बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, ये बाहर जाने की कोशिश करने लगेंगे। अगर इनकी ऊर्जा ज्यादा हो गई तो, अगर ऊर्जा इनकी इतनी ज्यादा हो गई कि जो ऊपर से लगने वाला जो वायुमंडलीय दाब है उससे भी ज्यादा अगर इन्होंने दाब लगा दिया तो ये कण छोड़ करके यानी वाष्प बन करके चले जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में आपस में जो कण टकराते रहते हैं, कुछ कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, वो कण सतह पर आते हैं, किसी वजह से उनका दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाता है तो क्रिया वाष्पीकरण होने लगती है। अब कुछ कण ऐसे होते हैं जो सतह छोड़कर तो नहीं जा पाते, यानी कुछ कम रहती है, लेकिन अन्य कणों से ऊर्जा इनकी ज्यादा होती है। वो यहां पर एक तनाव पैदा कर देते हैं, सतह पर एक तनाव, एक खिंचाव पैदा कर देते हैं। और वो खिंचाव किसके लिए होता है, वो खिंचाव अंदर की ओर को होता है। खिंचाव क्या होता है, ये कण तो बाहर जाना चाह रहा होता है और ससंजक बल की वजह से दूसरा कण इसको खींच रहा होता है। तो यहां इसका जो मेन जो कारण है
मेन कारण पृष्ठ तनाव का वो है ससंजक बल। मेन जो कारण हो गया इसका वो हो गया ससंजक बल। अभी इसको जान लिया ससंजक बल को। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या है? सतह पर अंदर की ओर एक बल, सतह पर अंदर की ओर एक बल, द्रव के अंदर की ओर एक लगने वाला एक बल। लेकिन प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इसको देखा जाएगा, प्रति एक क्षेत्रफल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। और अंदर की ओर जब ये इसका सरफेस एरिया कम करना चाहेगा, क्योंकि गोले का ही एरिया यानी क्षेत्रफल कम हो सकता है। तो ये कोशिश करता है ऊपर की सतह कि ये आकार जो है कुछ गोलाई में आ जाए, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से वो क्षेत्रफल कम करना चाहता है। इसी के कारण इसका क्षेत्रफल कम रहता है पृष्ठ तनाव की वजह से, यानी गोलाई में रहना चाहेगा, वो आकार को गोल स्थिति में लेना चाहेगा। जब कुत्ते को ठंड लगती है तो गोल हो जाता है क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है। वायु का बुलबुला भी गोल होने लगता है पृष्ठ क्षेत्रफल कम करने के लिए, तनाव की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से वो गोल हो जाता है। बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहेंगे तो एग्जाम्पल बहुत है। ऐसे ही हम कांच के सिरे को पिघलाएं, गर्म करें, गर्म करने पर कांच का अगला हिस्सा गोल होने लगता है, अगला भाग गोल होने लगता है। मोमबत्ती को पिघलाएं तो मोमबत्ती भी गोल होने लगती है। वो गोल होने का कारण यही है ताकि कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल घेरे। लेकिन यहीं पर एक एग्जाम्पल बनता है, जो शीशे के बने हुए बड़े बड़े छर्रे होते हैं, छर्रे होते हैं, वो गोल नहीं होते, वो चपटे होते हैं, वो गोल नहीं होते। कारण क्या है? वो चपटे होते हैं। यहां एक क्वेश्चन और बन गया। शीशे के बने छर्रे पहले तो बड़े होते हैं, बड़े छर्रे, वो चपटे होते हैं, गोल नहीं होते हैं। उनका एक कारण है कि होने की वजह से जी काम करता है, जी के कारण गुरुत्वीय बल लगने की वजह से, चूंकि इनका आकार बड़ा है, गुरुत्वीय बल लगने की वजह से ये चपटे हो जाते हैं। और दूसरा कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव यहां पर कुछ कम हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना ही पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। क्षेत्रफल कम होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अभी बताएंगे कैसे कैसे हो जाता है। तो यहां तनाव कम हो जाता है और जी की वजह से ये चपटे हो जाते हैं। तो बुलबुला क्या चाहेगा? तीसरा कारण इसमें एग्जाम्पल हो गया, कोई भी बुलबुला बुलबुला जो आकार लेता है वो भी इसी तरीके से लेता है। तो बुलबुले का जो आकार बनता है वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से बनता है। अब एक चीज गर्म सूप में आ जाती है। सूप या हम भोजन को गर्म पिए तो ज्यादा टेस्टी लगता है, गर्म सूप ज्यादा टेस्टी लगता है। अब ये गर्म की वजह से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अब देखिए पृष्ठ तनाव कम कैसे होगा।
टी कम कब होता है? टी कम होने की कुछ कंडीशन है, उनको देख लीजिए। पृष्ठ तनाव कम जब होता है जब उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, और बड़ा यानी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, या ये कह लीजिए उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बड़े गोले का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वहां पर टी कम हो जाएगा। गर्म कर देंगे तो भी टी कम हो जाता है। उसके अंदर चिकनाई डाल देंगे तो भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये तीनों की तीनों इसी पर आधारित है। तो गर्म भोजन, गर्म सूप हमें टेस्टी क्यों लगता है? कि गर्म करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पूरी जीभ पर आराम से चला जाता है, जीभ के हर एक ग्लैंड तक वो रस पहुंचता है, इसलिए भोजन टेस्टी लगता है। ऐसे गर्म करने से पृष्ठ तनाव कम हो जाने से ऊपर अगर कोई चीज रखेंगे, सुई रखेंगे तो वो डूबने लगेगी। एक दूसरा इसमें एग्जाम्पल चिकनाई वाला भी हो गया। अगर चिकनाई डाल दी तो भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो चिकनाई की वजह से, जैसे कि हम मच्छर मारने के लिए क्या करते हैं, मच्छर को मारने के लिए हम केरोसिन का तेल डाल देते हैं। नालियों में केरोसिन का, मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर जाते हैं। मच्छर केरोसिन के तेल से नहीं मरे, तेल डालते ही पृष्ठ तनाव कम हो गया। तो जो लार्वा थे, जो लार्वा सतह पर तैर रहे थे, वो डूब जाते हैं, और डूबने की वजह से श्वसन ना कर पाने के कारण वो मर जाते हैं। उनकी डेथ श्वसन ना कर पाने की वजह से हुई। लार्वा पृष्ठ तनाव कम हो जाने से डूब जाते हैं, डूबने से वो श्वसन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। कपूर भी कम कर देता है। कपूर की वजह से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कपूर भी एक तरह से चिकनाहटी छोड़ता है। आप कपूर के टुकड़े डाल दीजिए तो जिधर को कपूर के टुकड़े पड़ेंगे उधर को पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, बाकी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। यही वजह है कि जो तैरने वाली जो बनाते हैं, नाव बनाते हैं बच्चे, उसमें कुछ कपूर के टुकड़े डाल दिए जाते हैं, या कपूर के टुकड़े अगर हम डाल दें तो वो इधर उधर को चलने लगते हैं। कपूर के टुकड़े पानी में चलने लगते हैं इधर उधर को। कारण क्या है? उनका पृष्ठ तनाव वहां पर कम हो जाता है। दूसरी साइड में ज्यादा होता है तो वो चलने लगते हैं। जितेश पाल, कोशिश करो कि बार बार नहीं बंद चालू हो, कोशिश करो। अब कभी अगर नेटवर्क नहीं आता है तो बात अलग है, बार बार नहीं होगा तो हमें भी बार बार बंद नहीं करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया टी कम। अब हम टी बढ़ाना चाह रहे हैं। टी ज्यादा कब होगा? पृष्ठ तनाव बढ़ेगा कैसे? पृष्ठ तनाव बढ़ने के लिए दो तीन काम है। एक तो इसमें अशुद्धि मिला दें। अगर द्रव में नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, कोई भी अशुद्धि अगर मिला दी तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा, हम उसकी आर को कम कर दें, त्रिज्या कम कर दें, यानी क्षेत्रफल को उसका कम कर दें, तो भी उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। इसका घनत्व बढ़ा दें, द्रव का घनत्व बढ़ा दें, नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में चले जाएं तो वहां पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। तो एक यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या टी कभी शून्य भी हो सकता है? अगर घटाएं तो क्या किसी कंडीशन में पृष्ठ तनाव शून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो कम होता जा रहा है। कितना गर्म करें कि शून्य हो जाए, उसे क्रांतिक ताप पर ले जाए। अगर किसी को क्रांतिक ताप पर ले गए किसी द्रव को, तो उसका टी शून्य हो जाएगा।
ऐसे ही हजामत बनाने वाला जो ब्रुश होता है वो भी चिपक जाता है, उसका कारण भी यही है। पतली सुई तैर रही है, उसका कारण भी यही है। गर्म जल में कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, अच्छे साफ हो जाते हैं, वो भी कारण यही है। कान में डालने वाली दवाएं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कोलाइडी घोल में होती हैं, वो भी यही होती है। आंख में डालने वाली या घाव को धोने वाली, उनमें भी प्रस्तनाभ कम होने की वजह से वो गहराई तक चला जाता है। साबुन लगाने से कपड़े अच्छे साफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो गहराई तक चले जाते हैं। वर्षा की बूंद छोटी क्यों होती है, गोल क्यों होती है? वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। उसकी बूंद क्यों गोल होती है? वो भी पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। ये सब पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के ही एग्जाम्पल है। अब अगली बात करते हैं केशिका। केशिकात्व कैपिलरी। कैपिलरिटी, इसमें क्या होता है कैपिलरी में? किसी नली को, चाहे वो कांच की हो, किसी भी चीज की क्यों ना हो, जब किसी द्रव में डुबोया जाता है, किसी भी द्रव में जब हम उसको डुबोते हैं, अब ये देखा जाएगा कि आप किस तरह के द्रव में डुबो रहे हैं। ये द्रव जल भी हो सकता है और ये द्रव पारा भी हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में अलग अलग स्थिति होगी। मान लिया कि ये पारा है, यहां पारा है और यहां पर जल है, तो दोनों में क्या कंडीशन बनेगी? ये हो गया। जब भी कभी किसी नली को, पतली होनी चाहिए नली, और किसी द्रव में डुबोते हैं, तो ये द्रव या तो ऊपर चढ़ने लगता है या नीचे को जाने लगता है। तो यहां लिख सकते हैं, पतली नली में, पतली नली को द्रव में डुबोने पर, हाथ के हाथ इसको तैयार करते रहिए, जो कंफ्यूजन है हाथ के हाथ निकालिए दिमाग से, और पॉइंटों में बिल्कुल क्लियर पॉइंट लिखेंगे। पतली नली को द्रव में डुबोने पर क्या होगा? जो द्रव है या तो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, या तो ऊपर को जाता है या नीचे को जाता है। ऊपर को चढ़ेगा तो ये कंडीशन बनाएगा, और नीचे को चढ़ेगा तो ये कंडीशन बनाएगा। तो ये कंडीशन बनाता है, ये कंडीशन बनाएगा। यानी इसमें ऊपर चढ़ जाएगा द्रव, ऊपर सॉरी ऐसे चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा द्रव ऐसे, और इसमें द्रव नीचे को धंस जाएगा, ये नीचे को धंस जाएगा द्रव, यानी जहां तक था उससे भी नीचे को धंस जाएगा। ये उत्तल भाग आएगा, यहां पर उत्तल भाग, उत्तल हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये द्रव यहां तक था, यहां तक था पूरा द्रव भरा हुआ, और ये नीचे को धंस गया, इसमें नीचे को धंस गया, इसमें द्रव ऊपर को चढ़ गया। यहां पर भाग बना अवतल और यहां बना उत्तल। तो या तो ऊपर चढ़ जाएगा या द्रव नीचे आ जाएगा, दोनों का मतलब ही केशिकात्व है। अब क्या कैसे होता है? ऊपर ये जब चढ़ता है जब असंजक बल ज्यादा होता है, जब उस द्रव का असंजक बल उसके ससंजक से ज्यादा होता है। देखिए जल और ये कांच के बीच कौन सा लगेगा? असंजक बल लगेगा, यह असंजक बल ज्यादा होता है। और दूसरी बात है, वहां पर स्पर्श कोण
स्पर्श कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। जब ऐसा होगा, असंजक बल जब ज्यादा होगा ससंजक से, तो जो स्पर्श कोण है वो न्यून कोण होगा। स्पर्श कोण ये जो है ये न्यून कोण होता है, ये कोण जो है न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण हो गया स्पर्श कोण। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि स्पर्श कोण कैसा होता है। ऐसे में असंजक बल ज्यादा होता है या ससंजक बल ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब असंजक बल ज्यादा है तो ये कांच से भिगोना चाहेगा, कांच को ये भिगोएगा, द्रव भिगोने की वजह से कुछ ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर तक भिगोता है। तो इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये जो सतह है ये अवतल हो जाती है। जब भी ऊपर चढ़ेगा द्रव तो अवतल हो जाती है, जैसे कि जल। एग्जाम्पल हो गया, जल जब केस नली में चढ़ता है तो ये कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन हो गई जब ये नीचे को चलेगा। तो यहां पर उल्टा कर सकते हैं, ससंजक ज्यादा होगा असंजक से, और स्पर्श कोण भी, अब ये न्यून कोण नहीं होगा, न्यून कोण नहीं होगा। देखिए ये वाला न्यून कोण नहीं होगा, ये यहां इसमें अधिक कोण बन जाता है। यहां स्थिति हो जाती है अधिक कोण की। तो अधिक कोण हो जाएगा तो सतह कैसी हो जाएगी, सतह हो जाएगी उत्तल। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया पारा। पारा किसी भी केस नली में नीचे को चलता है। यहां पर ये भिगोते हुए चलेगा और यहां भिगोएगा नहीं। अब ये ऊंचाई किस बात पर निर्भर करती है, ये ऊंचाई किस बात पर निर्भर करेगी, हाइट जो निर्भर करेगी वो केस नली की एक तो त्रिज्या पर निर्भर करेगी कि आर कितनी है उसकी। आर जितनी कम होगी उसमें चढ़े हुए ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी। यानी एच ज्यादा कब होगी, एच ज्यादा जब होगी जब आर कम होगी। जितनी पतली नली होगी उतना पानी ज्यादा चढ़ेगा। दूसरी बात निर्भर करती है ये वायु दाब पर। ऊपर वायु दाब जितना कम होगा, ऊपर से जो वायु दाब लग रहा है ये जितना कम होगा, ऊपर से लगने वाला वायु दाब, उतना ही ये ऊपर चढ़ेगी। तो वायु दाब कब कम होगा, उपग्रह पर चले जाए, उपग्रह पर तो जीरो हो जाएगा वायु दाब। तो उपग्रह पर जाते ही केस नली में ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाएंगे, केस नली में पानी ज्यादा चढ़ेगा। और जब हवाई जहाज में चलते हैं तो हमसे पेन की इंक निकालने को कह दिया जाता है, क्योंकि पेन की इंक में जो निब होती है उसमें केस नली बनी होती है, किसी कात के सिद्धांत पर काम करती है। वहां पेन लीक कर जाएगा क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है, इंक ज्यादा चढ़ेगी और लीक कर जाएगा, इसलिए पहले ही खाली करा दिया जाता है। ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। अब एक यहीं पर एग्जाम्पल आता है कि अगर केस नली को बीच में तोड़ दें, क्वेश्चन बन जाता है केस नली को वो रस पहुंचता है इसलिए भोजन टेस्टी लगता है। ऐसे गर्म करने से, प्रस्तनाभ कम हो जाने से ऊपर अगर कोई चीज रखेंगे, सुई रखेंगे तो वो डूबने लगेगी। एक दूसरा इसमें एग्जाम्पल चिकनाई वाला भी हो गया, अगर चिकनाई डाल दी तो भी प्रस्तनाभ कम हो जाता है। तो चिकनाई की वजह से, जैसे कि हम मच्छर मारने के लिए क्या करते हैं, मच्छर को मारने के लिए हम केरोसिन का तेल डाल देते हैं। नालियों में केरोसिन का, मिट्टी का तेल डालने से मच्छर मर जाते हैं। मच्छर केरोसिन के तेल से नहीं मरे,
तेल डालते ही प्रस्तनाभ कम हो गया। तो जो लार्वा थे, जो लार्वा सतह पर तैर रहे थे, वो डूब जाते हैं और डूबने की वजह से श्वसन ना कर पाने के कारण वो मर जाते हैं। उनकी डेथ श्वसन ना कर पाने की वजह से हुई। लार्वा प्रस्तनाभ कम हो जाने से डूब जाते हैं, डूबने से वो श्वसन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। कपूर भी कम कर देता है। कपूर की वजह से भी प्रस्तनाभ कम हो जाता है। कपूर भी एक तरह से चिकनाहटी छोड़ता है। आप कपूर के टुकड़े डाल दीजिए तो जिधर को कपूर के टुकड़े पड़ेंगे उधर को प्रस्तनाभ कम हो जाएगा, बाकी का प्रस्तनाभ ज्यादा होता है। यही वजह है कि जो तैरने वाली जो बनाते हैं, नाव बनाते हैं बच्चे, उसमें कुछ कपूर के टुकड़े डाल दिए जाते हैं। या कपूर के टुकड़े अगर हम डाल दें तो वो इधर उधर को चलने लगते हैं। कपूर के टुकड़े पानी में चलने लगते हैं इधर उधर को। कारण क्या है? उनका प्रस्तनाभ वहां पर कम हो जाता है। दूसरी साइड में ज्यादा होता है तो वो चलने लगते हैं। अब ये तो हो गया टी कम। अब हम टी बढ़ाना चाह रहे हैं। टी ज्यादा कब होगा? प्रस्तनाभ बढ़ेगा कैसे? प्रस्तनाभ बढ़ने के लिए दो तीन काम है। एक तो इसमें अशुद्धि मिला दें। अगर द्रव में नमक मिला दिया, चीनी मिला दी, कोई भी अशुद्धि अगर मिला दी तो प्रस्तनाभ बढ़ जाएगा। या फिर दूसरा, हम उसकी आर को कम कर दें, त्रिज्या कम कर दें, यानी क्षेत्रफल को उसका कम कर दें, तो भी उसका प्रस्तनाभ बढ़ जाएगा। इसका घनत्व बढ़ा दें, द्रव का घनत्व बढ़ा दें। नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में चले जाएं तो वहां पर प्रस्तनाभ बढ़ जाएगा। तो एक यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या टी कभी शून्य भी हो सकता है? अगर घटाएं तो क्या किसी कंडीशन में प्रस्तनाभ शून्य हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो कम होता जा रहा है। कितना गर्म करें कि शून्य हो जाए, उसे क्रांतिक ताप पर ले जाए। अगर किसी को क्रांतिक ताप पर ले गए किसी द्रव को, तो उसका टी शून्य हो जाएगा। ऐसे हजामत बनाने वाला जो ब्रुश होता है वो भी चिपक जाता है, उसका कारण भी यही है। पतली सुई तैर रही है, उसका कारण भी यही है। गर्म जल में कपड़े जल्दी साफ हो जाते हैं, अच्छे साफ हो जाते हैं, वो भी कारण यही है। कान में डालने वाली दवाएं जो लिक्विड फॉर्म में होती है, कोलाइडी घोल में होती हैं, वो भी यही होती है। आंख में डालने वाली या घाव को धोने वाली, उनमें भी प्रस्तनाभ कम होने की वजह से वो गहराई तक चला जाता है। साबुन लगाने से कपड़े अच्छे साफ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो गहराई तक चले जाते हैं। वर्षा की बूंद छोटी क्यों होती है, गोल क्यों होती है? वो भी प्रस्तनाभ की वजह से होती है। उसकी बूंद क्यों गोल होती है? वो भी प्रस्तनाभ की वजह से होती है। ये सब प्रस्तनाभ सरफेस टेंशन के ही एग्जाम्पल है। अब अगली बात करते हैं केशिका। केशिकात्व कैपिलरी। कैपिलरिटी, इसमें क्या होता है? कैपिलरी में किसी नली को, चाहे वो कांच की हो, किसी भी चीज की क्यों ना हो, जब किसी द्रव में डुबोया जाता है, किसी भी द्रव में जब हम उसको डुबोते हैं, अब ये देखा जाएगा कि आप किस तरह के द्रव में डुबो रहे हैं। ये द्रव जल भी हो सकता है और ये द्रव पारा भी हो सकता है, लेकिन दोनों कंडीशन में अलग अलग स्थिति होगी। मान लिया कि ये पारा है, यहां पारा है और यहां पर जल है,
तो दोनों में क्या कंडीशन बनेगी, ये हो गया। जब भी कभी किसी नली को, पतली होनी चाहिए नली, और किसी द्रव में डुबोते हैं तो ये द्रव या तो ऊपर चढ़ने लगता है या नीचे को जाने लगता है। तो यहां लिख सकते हैं पतली नली को द्रव में डुबोने पर, हाथ के हाथ इसको तैयार करते रहिए, जो कंफ्यूजन है हाथ के हाथ निकालिए दिमाग से, और पॉइंटों में बिल्कुल क्लियर पॉइंट लिखेंगे। पतली नली को द्रव में डुबोने पर क्या होगा, जो द्रव है या तो ऊपर को जाएगा या नीचे को जाएगा, या तो ऊपर को जाता है या नीचे को जाता है। ऊपर को चढ़ेगा तो ये कंडीशन बनाएगा, और नीचे को चढ़ेगा तो ये कंडीशन बनाएगा। तो ये कंडीशन बनाता है, ये कंडीशन बनाएगा, यानी इसमें ऊपर चढ़ जाएगा द्रव, ऊपर सॉरी ऐसे चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा द्रव ऐसे, और इसमें द्रव नीचे को धंस जाएगा, ये नीचे को धंस जाएगा द्रव, यानी जहां तक था उससे भी नीचे को धंस जाएगा। ये उत्तल भाग आएगा, यहां पर उत्तल भाग, उत्तल हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये द्रव यहां तक था, यहां तक था पूरा द्रव भरा हुआ, और ये नीचे को धंस गया, इसमें नीचे को धंस गया, इसमें द्रव ऊपर को चढ़ गया। यहां पर भाग बना अवतल और यहां बना उत्तल। तो या तो ऊपर चढ़ जाएगा या द्रव नीचे आ जाएगा, दोनों का मतलब ही केशिकात्व है। अब क्या कैसे होता है, ऊपर ये जब चढ़ता है जब असंजक बल ज्यादा होता है, जब उस द्रव का असंजक बल उसके ससंजक से ज्यादा होता है। देखिए जल और ये कांच के बीच कौन सा लगेगा, असंजक बल लगेगा, यह असंजक बल ज्यादा होता है। और दूसरी बात है वहां पर स्पर्श कोण जो होगा वो न्यून कोण होगा, ये दूसरी कंडीशन हो गई। जब ऐसा होगा, असंजक बल जब ज्यादा होगा ससंजक से, तो जो स्पर्श कोण है वो न्यून कोण होगा। स्पर्श कोण ये जो है ये न्यून कोण होता है, ये कोण जो है न्यून कोण होता है, 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण हो जाएगा। तो न्यून कोण हो गया स्पर्श कोण। यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि स्पर्श कोण कैसा होता है, ऐसे में असंजक बल ज्यादा होता है या ससंजक बल ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब असंजक बल ज्यादा है तो ये कांच से भिगोना चाहेगा, कांच को ये भिगोएगा, द्रव भिगोने की वजह से कुछ ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर तक भिगोता है। तो इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, ये जो सतह है ये अवतल हो जाती है। जब भी ऊपर चढ़ेगा द्रव तो अवतल हो जाती है, जैसे कि जल। एग्जाम्पल हो गया, जल जब केस नली में चढ़ता है तो ये कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन हो गई जब ये नीचे को चलेगा, तो यहां पर उल्टा कर सकते हैं, ससंजक ज्यादा होगा असंजक से, और स्पर्श कोण भी, अब ये न्यून कोण नहीं होगा, न्यून कोण नहीं होगा, देखिए ये वाला न्यून कोण नहीं होगा, ये यहां इसमें अधिक कोण बन जाता है, यहां स्थिति हो जाती है अधिक कोण की। तो अधिक कोण हो जाएगा तो सतह कैसी हो जाएगी, सतह हो जाएगी उत्तल। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया पारा। पारा किसी भी केस नली में नीचे को चलता है,
यहां पर ये भिगोते हुए चलेगा और यहां भिगोएगा नहीं। अब ये ऊंचाई किस बात पर निर्भर करती है? ये ऊंचाई किस बात पर निर्भर करेगी? हाइट जो निर्भर करेगी वो केस नली की एक तो त्रिज्या पर निर्भर करेगी कि आर कितनी है उसकी। आर जितनी कम होगी उसमें चढ़े हुए ऊंचाई उतनी ही ज्यादा होगी। यानी एच ज्यादा कब होगी? एच ज्यादा जब होगी जब आर कम होगी। जितनी पतली नली होगी उतना पानी ज्यादा चढ़ेगा। दूसरी बात निर्भर करती है ये वायु दाब पर। ऊपर वायु दाब जितना कम होगा, ऊपर से जो वायु दाब लग रहा है ये जितना कम होगा, ऊपर से लगने वाला वायु दाब, उतना ही ये ऊपर चढ़ेगी। तो वायु दाब कब कम होगा? उपग्रह पर चले जाए, उपग्रह पर तो जीरो हो जाएगा वायु दाब। तो उपग्रह पर जाते ही केस नली में ऊपर तक पानी चढ़ जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाएंगे, केस नली में पानी ज्यादा चढ़ेगा। और जब हवाई जहाज में चलते हैं तो हमसे पेन की इंक निकालने को कह दिया जाता है, क्योंकि पेन की इंक में जो निब होती है उसमें केस नली बनी होती है, किसी एकात्म सिद्धांत पर काम करती है, वहां पेन लीक कर जाएगा क्योंकि वायुदाब कम हो जाता है, इंक ज्यादा चढ़ेगी और लीक कर जाएगा, इसलिए पहले ही खाली करा दिया जाता है। ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। अब एक यहीं पर एग्जाम्पल आता है कि अगर केस नली को बीच में तोड़ दें, क्वेश्चन बन जाता है केस नली को अगर हम तोड़ दें, एक अब एक यहीं पर एग्जाम्पल आता है कि अगर केस नली को बीच में तोड़ दें, क्वेश्चन बन जाता है केस नली को अगर हम तोड़ दें, एक तो ऊंचाई निर्भर कर रही है इसकी त्रिज्या पर और वायु दाब पर। और आगे बढ़ लेते हैं। केस नली अगर बीच में से टूट गई तो क्या होगा? अब ये केवल इतनी ही ऊंचाई तक चढ़ेगा पानी। ऐसा नहीं है कि यहां टोटी लगा दी तो पानी अपने आप निकलेगा, क्योंकि अभी ऊपर तक चढ़ा हुआ था, जहां से ये टूट जाएगी सिर्फ यहीं तक रहेगी। यही कारण है कि जो रिफिल होती हैं उनमें लीक से बचने के लिए एक छेद कर दिया जाता है। वो यही कारण है कि अब जो इंक है सिर्फ यहीं तक चढ़ेगी जहां तक छेद है, ऊपर तक नहीं जाएगी, लीक नहीं होगी ऊपर से, तो एक छेद कर दिया जाता है। रिफिल की बात हुई है तो एक क्वेश्चन और भी बन जाएगा कि इसमें ऊपर की तरफ हम ग्लिसरीन क्यों डालते हैं, इसमें ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं। इसमें पूछता है कि सड़ने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं और सूखने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं। तो ग्लिसरीन मिलाते हैं इसको सूखने से बचाने के लिए, और एक और मिलाते हैं इसमें बोरिक एसिड मिलाते हैं ताकि ये सड़े नहीं। बोरिक एसिड सड़ने से बचाने के लिए इसमें मिलाते हैं। और एक होता है इसमें ऑक्जेलिक एसिड, ताकि ये गीली हो जाए, पतली हो जाए, यानी दाग धब्बे छुटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड में ये घुल जाती है इंक, बोरिक एसिड में सड़ती नहीं है, ग्लिसरीन लगाने से ऊपर सूखती नहीं है, और छेद करने से ये लीक नहीं होती है। रिफिल में कई क्वेश्चन हो गए। पेन की निब में जो आगे बढ़ती है इंक, वो भी कारण यही है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। हम जमीन की निराई करते हैं, गुड़ाई करते हैं,
या जुताई करते हैं, उसका कारण भी यही है कि जो तमाम केस नलियां होती हैं, उस केस नलियों में पानी ऊपर तक आएगा और ये भाप बन के उड़ जाएगा, जमीन की अंदर पानी कम हो जाएगा। तो उसको बचाए रखने के लिए लगातार जुताई, निराई, गुड़ाई करते रहते हैं ताकि केस नलियां टूट जाएं और जमीन में नमी बनी रहे। केचुआ किसान का मित्र इसलिए कहलाता है कि वो ये काम अपने आप करता रहता है, तो वो उसका मित्र हो गया। पौधों में पानी ऊपर जो चढ़ रहा है, वो एक कारण बताया था कि ससंजक बल, एक दूसरा कारण ये भी हो गया किसी का वो, यानी पानी का पौधों में चढ़ने का कारण सिर्फ एक नहीं है, ये दोनों कारण है, किसी का भी है और ससंजक बल भी है, और एक कारण और है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। जो ऊपर से जो पानी वाष्पित हो रहा है, तो वैक्यूम तो रह नहीं सकता कहीं, उसको पूरा करने के लिए नीचे से आता रहता है। जो स्याही सोखता होता है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, उसमें तमाम किस्नलियां होती हैं, वो पानी को सोख लेता है। लैंप में जो बत्ती होती है उसमें भी इसी आधार पर तेल लगातार ऊपर चढ़ता रहता है। तो ये सब केस नली के एग्जाम्पल हो गए। अब बात करेंगे सीमांत वेग की। सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। क्या मतलब है? कोई भी बूंद, कोई भी छोटी गोली या कोई भी अन्य चीज जब नीचे फ्री होकर के गिर रही होती है, तो उस पर उसका भार, यानी भार बराबर mg, वो नीचे को काम कर रहा होता है। हर वस्तु, हर गिरती वस्तु पर नीचे mg काम कर रहा होता है। नीचे से एक उछाल बल भी काम करता है, वायु का उछाल बल होगा, जैसे जल में उछाल बल होता है, उत्प्लावन बल, उछाल बल, ऐसे एक वायु में भी उछाल बल होता है। नीचे से उछाल बल काम कर रहा होगा। जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, उछाल बल और भार mg, तो उस वस्तु पर जो नेट बल है वो शून्य हो जाता है। वस्तु पर लगने वाला नेट बल शून्य हो जाता है। लेकिन शून्य हो जाने पर क्या ये वस्तु फिर भी नीचे गिरेगी? हाँ, वो नीचे फिर भी गिरती रहती है, एक नियत वेग से। अब तक जो तेज होती जा रही थी इसकी गति, और तेज और तेज और तेज, वो किसकी वजह से हो रही थी? जी के कारण। इस जी के कारण इसकी गति लगातार बढ़ रही थी। अगर ये जमीन पर आकर के गिरती तो इसमें खूब अच्छी वाली चोट लगती, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। चूंकि ये नियत वेग से आ रही है और उस पर ऊपर से कोई बल नहीं लग रहा है, जब ऊपर से कोई बल नहीं है, लगने वाला नेट बल 0 है, तो इस पर लगने वाला नीचे से प्रतिक्रिया बल भी 0 होगा, प्रतिक्रिया भी 0 होगी, यानी इसे चोट नहीं लगेगी। अगर इस तरह से कोई चीज नीचे गिरेगी तो क्रिया प्रतिक्रिया 0 होने की वजह से, क्योंकि बल 0 है, इस पर कोई नेट बल 0 लग रहा है, एक नियत वेग से तो गिर रही है लेकिन इस पर चोट नहीं लगेगी। जैसे पैरासूट, पैरासूट से आराम से नीचे जमीन पर टिक जाता है, उसके चोट नहीं लगती है, क्योंकि प्रतिक्रिया बल वहां 0 होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं, एक तो यही लिख देते हैं कि एक तो पॉइंट यही हो गया कि भार ऊपर से mg और नीचे से उछाल g। क्या हुआ? तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल होगा इसके?
एक तो पैरासूट ही हो गया। पैरासूट जो काम करता है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। पैरासूट जब ऊपर से गिरता है हमारे कोई चोट नहीं लगती, सीमांत वेग से नीचे आ रहा होता है। वर्षा की बूंदें वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। वर्षा की बूंदें जो गिरती हैं हमें तैरती प्रतीत होती है। वो तैरती प्रतीत इसलिए होती हैं कि उन पर कोई बल लग नहीं रहा होता है, वो सीमांत वेग से आ रही होती है, इसलिए हमें तैरती हुई प्रतीत होती हैं वर्षा की बूंदें। बादल जो तैरते हैं, बादलों का तैरना भी सीमांत वेग पर आधारित है। सीमांत वेग से ही बादल चलते हैं। अब ये सीमांत वेग किस बात पर निर्भर करेगा? क्या किसी तरीके से सीमांत वेग घट बढ़ सकता है? हाँ, निर्भर करेगा। ये त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, यानी त्रिज्या अगर बढ़ा दी बूंद की तो ये सीमांत वेग भी ज्यादा हो जाएगा। बड़ी जो वस्तु है, सीधा सीधा ये कह सकते हैं, जो बड़ी वस्तु है जैसे कि पैरासूट बड़ी होता है तो इसकी आर चूंकि ज्यादा होती है, इसका वेग भी ज्यादा होगा। और अगर छोटी वस्तु है जैसे कि वर्षा की बूंद, तो चूंकि उसका आर कम होता है इसलिए उसका वेग भी कम होगा। तो किस बात पर निर्भर करेगा सीमांत वेग? उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगा, उसके आकार पर निर्भर करेगा। जब यह सीमांत वेग की बात की है तो एक क्रांतिक वेग की और बात कर लेते हैं। ये क्या चीज होती है क्रांतिक वेग? एक क्रांतिक वेग भी होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे हम नल की टोटी की बात करें, नल की टोटी की बात करें या किसी नदी में जो पानी चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि यह धारा रेखीय प्रवाह में द्रव चलता है। एक ही सीध में धारा रेखीय प्रवाह में यह चलता है। नल की टंकी में भी धारा रेखीय ही चलता है। वो बात अलग है कि पास पास आ जाता है इसका क्षेत्रफल कम हो जाने पर। तो ये धारा रेखीय, यानी इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि नल की टोटी से निकलता पानी पानी का वेग जो होता है वो क्रांतिक वेग ही होता है। नदियों का वेग भी हम कह सकते हैं कि नदियों का वेग जो है ये किसी को साइड का कट तो नहीं रहा है, शायद कट नहीं रहा होगा, सभी के बोर्ड में आराम से दिखाई दे रहा होगा। होता क्या है, आगे के कण जिस बिंदु से गुजरते हैं वहीं से पिछला कण गुजरेगा, वहीं से और पिछला गुजरेगा। तो उसी बिंदु से गुजरते समय जो इसका वेग होगा वो क्रांतिक वेग होगा। यानी ये कह सकते हैं आगे के कण के बिंदु से गुजरने पर जो वेग होगा वो वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। जिस जगह से पहला कण गुजरा है उसी जगह से जब दूसरा कण गुजरेगा तो उसका वेग कितना होगा? अगले वाले का तो वेग 0 होगा। जब टोटी बंद होगी पूरी तरह से तो वेग 0 होगा। जब ये गुजर जाएगा तो पिछला कण जो आएगा वो किस वेग से आ रहा है? तो ये सभी एक समान वेग से ही आते हैं सबके सब। तो इनका जो वेग होगा वो क्रांतिक वेग कहलाएगा। तो क्रांतिक वेग अलग चीज है, सीमांत वेग अलग चीज है। ये नल की टोटी से जो पानी का वेग आएगा या नदी के पानी का जो वेग होगा वो क्रांतिक वेग है। नदियां किस वेग से बहती हैं? क्रांतिक वेग से। नल की टोटी से पानी किस वेग से बहता है? क्रांतिक वेग से। वर्षा की बूंदें किस वेग से गिरती है? पैरासूट वो
सीमांत वेग से।